वेलकम टू टैक्योन। लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे? लास्ट क्लास में हमने देखा अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी एंड द कंजर्वेटिव फोर्सेस, है ना। एंड आज क्या करने वाले हैं? आज हमने देखना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। एनीवेज, लास्ट क्लास में मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात की है, बट इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आपको समझ लेना चाहिए रिगार्डिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एंड व्हाट वी हैव अंडरस्टूड अबाउट दैट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इट इज इक्वल टू mgh। जैसे मान लो कि ये मार्कर है, ये है ना, इसको उठाया मैंने हाइट h, तो हाइट h उठाया तो अभी इसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो चुकी है? कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया? mgh। गलत बात, ऐसे नहीं। आपको हमेशा पूछना चाहिए mgh विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम, रेफरेंस फ्रेम। कौन से रेफरेंस फ्रेम से आप हाइट ले रहे हैं उसके हिसाब से इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। जैसे मान लो कि आप इस फ्रेम से देख रहे हैं तो इसकी हाइट ये वाली हो गई ना, तो ये हो गया mgh। इस फ्रेम से देखेंगे तो ये हो गया mgh, है ना। तो इसने कितनी पोटेंशियल एनर्जी जब देखते हैं तो ये देखा जाता है कि रेफरेंस फ्रेम क्या है। हाँ, अब जैसे कि देखो, मेरा कहने का मतलब ये है, ऐसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो कि ये कोई ब्लॉक है, इस ब्लॉक ये ब्लॉक गिरा है यहां से, तो यहां से जब ये नीचे गिर रहा है तो ये देखना है दैट डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इंपॉर्टेंट। अब आप ये सब चीजें धीरे धीरे समझेंगे, कितना डिक्रीज हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होगा तो हाइट के थ्रू ही होगा, इंक्रीज होगा तो हाइट के थ्रू ही होगा। अगर मान लो कोई बॉडी h हाइट ऊपर उठी तो उसमें कितना पोटेंशियल स्टोर हो गया? mgh। अगर कोई बॉडी h हाइट नीचे आई तो उसमें कितना पोटेंशियल डिक्रीज हो गया? mgh। तो नीचे आएंगे h हाइट तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? mgh। और ऊपर जाएंगे h हाइट तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? mgh। एज सिंपल। अब एक चीज इसमें रेफरेंस लाइन को लेके कहा जाता है, वैसे टाइम पास है, इसमें कुछ है नहीं। देख बेटा, मान लो ये 3 लाइंस हैं और मैं ब्लॉक को उठाकर इस लाइन बी से इस लाइन सी ले जाना चाहता हूं। ये सपोज लो, मान लो h1 हाइट है, ये हाइट h2 है और ये हाइट h है। एक बात बताओ मुझे कि यहां से मैं यहां ले जा रहा हूं इसे, तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी? अब हम लोग ये जो कैलकुलेट कर रहे हैं ना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी, तो जैसे ही आपको कोई पूछेगा व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक एट पोजीशन बी, तो हम लोग क्या देख लेते हैं, इसको एक रेफरेंस लाइन ले लेते हैं। देखो कौन सा, नीचे एक रेफरेंस लाइन ले लेते हैं, समझना बात। तो अब मैं पूछ रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक एट लाइन बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या लिखूंगा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज हाउ मच? कितना बेटा? mgh1। अच्छा, नाउ मैं बोल रहा हूं ये उठकर कहां गया? यहां गया ना, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज mgh2, है कि नहीं? अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि बताओ, ये पॉइंट बी या इस लाइन बी पे मास m रखा हुआ, उसकी पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू ए mgh1 है। अगर मैं ए को ऊपर नीचे करूंगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी, है ना। अगर मैं ए को ऊपर नीचे करूंगा तो इस जगह की भी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। बट क्या वो चीज है जो चेंज नहीं होगी? इन दोनों का डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? देखो, UCA माइनस UBA, है कि नहीं? दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड दैट इज हाउ मच? दिस इज mgh2 माइनस mgh1। तो ये कितना हो गया? mgh2 माइनस h1। अरे यार, तो कितना हुआ? mgh। तुम कहीं से देखो, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब बस एक चीज से है कि चेंज कितना हुआ। उठ के यहां से यहां गया ना, तो चेंज कितना हुआ? चेंज हुआ mg और डिफरेंस इन हाइट। तो जब चेंज ही mgh हुआ है तो कोई और रेफरेंस लाइन लेने से अच्छा होगा इसी को रेफरेंस लाइन ले लो जहां से स्टार्ट हुई। रेफरेंस लाइन किसको ले लो? स्टार्टिंग पॉइंट को, क्योंकि चेंज इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्टिंग पॉइंट को, ठीक, तो स्टार्टिंग पॉइंट को रेफरेंस लाइन ले लो। जैसे मैं मान लो एक एग्जांपल देता हूं तुम्हें, क्यों मैंने स्टार्टिंग पॉइंट को रेफरेंस लाइन लिया। जैसे मान लो कि ए के फ्रेम में यहां पे सपोज रहा होगा, सपोज ए के फ्रेम में यहां की पोटेंशियल एनर्जी रही होगी 10 जूल और ए के फ्रेम में यहां की पोटेंशियल एनर्जी रही होगी 40 जूल, ठीक। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो डिफरेंस कितने का? 30 जूल का। तो डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है? 30 जूल। और ये जो मैंने 40 जूल लिखा है, ये कौन सा लिखा है मैंने? ये माना है मैंने, ये वाले को मान लिया 40 जूल और इस वाले को मान लिया मैंने 10 जूल। इंपॉर्टेंट क्या है? 30 जूल। जब मुझे इंपॉर्टेंट ही 30 जूल है तो इसको 10, इसको 40 मानने से अच्छा इसको क्या मान लो?
0 जूल, और इसको कितना मान लो 30 जूल, है कि नहीं? तो रेफरेंस लाइन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या मान लो 0, और जितना हाइट ऊपर गया वही तो चेंज इन इंपॉर्टेंट है। तो ये प्लस 30 जूल क्या है? इट इज नथिंग बट mgh। ठीक, तो मैं सम अप कराता हूं तुम्हें, लिखो राइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, राइट फर्स्ट पॉइंट, राइट फर्स्ट पॉइंट, in the calculation of potential energy, in the calculation of potential energy, the difference of the potential energy is important. In the calculation of potential energy, the difference of the potential energy is important, and when we observe the difference in gravitational potential energy between two lines, then we see that it is independent of the reference frame line. So the difference is independent of the reference frame line. So that's why second point लिखेंगे, you should always take the reference line or the starting point as zero gravitational potential energy line, है ना? तो zero gravitational potential energy line हमेशा क्या होगा? वो वाली पॉइंट होगी जो स्टार्टिंग पॉइंट होगी। तो इसी पे हम लोग क्या मान लेते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज 0, और यहां पे क्या मान लेते हैं? ये फाइनल, ठीक है ना? ऐसा समझ में आया? ठीक, सो दिस इज द थिंग। अब आगे की बात करते हैं, देखो अब ये कौन सी पोटेंशियल एनर्जी हमने समझ ली? हमने समझ ली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशन हमारा फेवरेट क्या है? हमारा फेवरेट कंजर्वेटिव फोर्स है, बट हमारा दूसरा फेवरेट कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? स्प्रिंग फोर्स भी है ना? तो स्प्रिंग फोर्स की भी पोटेंशियल एनर्जी आती है। आइए देखते हैं स्प्रिंग की, आपको होप सो आइडिया होगी, है ना? स्प्रिंग की, ये स्प्रिंग है, ठीक है, इसमें एक स्प्रिंग कांस्टेंट होता है के करके, तो के न्यूटन पर मीटर स्प्रिंग कांस्टेंट है, और ये वाली जगह कौन सी है? नेचुरल लेंथ है, नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ मतलब जो उसका ओरिजिनल लेंथ है स्प्रिंग की। अब मैंने नेचुरल लेंथ से स्प्रिंग को क्या किया? राइट साइड की तरफ खींचा, है ना? इधर की तरफ खींचा, तो खींचने से क्या करता है? स्प्रिंग आपको खींचने देता नहीं है, तो किधर फोर्स लगाता है? ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाता है। तो मैंने इधर इसको इलोंगेट किया, तो स्प्रिंग किधर फोर्स लगाया? इधर ऑपोजिट साइड में। और जब आप इसे खींच रहे थे तो किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया होगा आपने? राइट साइड में या लेफ्ट साइड? राइट साइड में, क्योंकि स्प्रिंग इसे किधर खींच रहा है? लेफ्ट साइड में। सो मैं तुमसे पूछता हूं, आई एम आस्किंग यू अ सिंपल क्वेश्चन दैट when it was at x equal to 0 and when it went to x equal to x, can that block go to that position with by means with by its own strength? No, उसको क्या करना पड़ेगा? someone has to take it। तो इस पे क्या करना पड़ेगा? if you want to move that block from its natural length, then what you have to do? You have to do some external work done, and whenever you do some external work done, what happens? The potential energy gets stored in the body. So let's try to calculate the work done external here. So definition again मैं बोलता हूं, मैंने तो तुम्हें पहले ही बोल दिया, what is the definition of potential energy? That is a common definition everywhere. potential energy का definition क्या होता है? work done by external agent against conservative forces. So here, what is the definition of spring potential energy? Work done by the external agent against spring force, because spring force is also a conservative force whose work done is independent of the path taken. Okay, now what is the spring potential energy? So spring potential energy निकालना है तो तुम्हें क्या निकालना है? External work done. External work done क्या होगा? इंटीग्रेशन F external dx। सर ये इंटीग्रेशन क्यों लगाया आपने? Because the spring force is not constant. The spring force is a variable force. How much it is? Fs is equal to kx. So it should be also equal to F external. So we assume a small displacement. जैसे छोटा सा वर्क डन अगर हम लोग देखें, dw external क्या था? है ना? F external into dx. For this small displacement dx, we can assume that the external force was almost constant, equal to the spring force, and at that dx, this dx was at x equal to x. So what is the spring force at x equal to x? It is kx. तो छोटा सा फोर्स क्या हो जाएगा बेटा? It becomes kx dx. Then what happens? Integrate this, so it will become work done
एक्सटर्नल, फ्रॉम वेयर टू वेयर, 0 टू x. तो k बाहर, अंदर क्या, इंटीग्रेशन x डी x, 0 टू x, 0 टू x बोले तो दिस इज द पोजीशन फ्रॉम 0 टू x. सो integration of x dx is x square by 2, so it becomes kx square by 2, and that's a beautiful formula, and that is nothing but work done external comes to be कितना आया, work done external comes to be half kx square, है कि नहीं. Now can you imagine what was the initial potential energy here? 0, because at natural length the spring was not stretched, not compressed, so there was 0 potential energy. So how much potential energy came here at this position? U final, it comes to be half k x square. So work done external क्या होता है, if you see here, work done external is U final minus U initial. Work done external is half k x square. U final is U initial is 0, so U is equal to half k x square, है ना. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एक्सप्रेशन, द ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग, है ना. अब इसको देखें. अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने देखा दैट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग इज हाफ के एक्स स्क्वायर. ग्रेट. सो द इंपॉर्टेंट पार्ट इज, देखो जैसे मान लो, अगेन आई एक्सप्लेनिंग यू वंस मोर, बात को समझो कि हाफ के एक्स स्क्वायर का वही इंपॉर्टेंस कैसे समझते हैं उसको, हाउ टू अप्लाई दैट फॉर्मूला. जैसे कि सपोज स्प्रिंग, है ना, लाइक दिस, ठीक, इट्स सपोज स्ट्रेच्ड, तो स्ट्रेच्ड ऐसा, ऐसा स्ट्रेच्ड, ठीक, कहां तक स्ट्रेच, मान लो इतना स्ट्रेच्ड, ठीक. सो दिस इज द इलोंगेशन, ये इलोंगेशन है, ठीक. तो मैं ऐसे एक काम करता हूं, देखो. सो आई विल कॉल इट एज, दिस लाइन इज नेचुरल लेंथ and this is the elongated length, so this is x. So what will happen now, some energy is getting stored. What is the energy at this position my dear? Natural length पे energy कितनी होती है, 0, और यहाँ पे energy कितनी होती है ना, यहाँ पे energy हो जाती है half k x square, which is also called as u final. Now one thing is very important in potential energy of spring, that important points you can write, right? Some important points is noted, need to be noted. Important points. From where the x is taken, from where the x is taken, the x is always taken from, x is taken from natural length, make sure always. Acha, second, what is the reference line of zero potential energy in spring? What is the reference line of zero potential energy in spring? You cannot choose your reference line here by your own. Like suppose the zero potential energy line is not just another line, it's only one line which has a zero potential energy, which is in line of natural length. But gravitation में क्या होता था, gravitation में what was it? The force was constant, so you can, the point of starting, the point of start can be called as zero potential energy because the change was important, है ना. बट यहाँ पे zero potential energy line is not anywhere, ऐसा नहीं, it is not anywhere, it is only placed at one position. In gravitation the difference was important, mgh was important, so we can take any initial point as the zero gravitational potential energy line. but यहाँ पे initial point को gravitation zero potential energy नहीं लेंगे. Like suppose initially the block is at plus a by 2, then that was not the zero potential energy line. ये बात समझ में आनी चाहिए, तो इसमें याद रखना चाहिए तुम्हें, zero potential energy line is line of natural length, है ना, natural length, also called as reference line. Reference line means every other positions of the block will have energy with respect to this line because this is zero.
सो एवरी अदर पोजीशंस विल हैव सम एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू दिस, है ना। तो ये हर लाइन नहीं है, तो ध्यान से देख। वेलकम टू टैक्योन। एंड लास्ट क्लास में हम देख रहे थे क्या, हम लोग देख रहे थे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमने चर्चा की, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट, ठीक। एंड वी हैव डिस्कस्ड दैट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज mgh एंड द स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ k x स्क्वायर, है ना। एंड द रेफरेंस लाइन इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सेगमेंट इज टेकन एज द इनिशियल पोजीशन, बट इन द केस ऑफ स्प्रिंग द रेफरेंस लाइन यू कैन नॉट चूज इट एट एनी पोजीशन। ये हमेशा कौन सा पोजीशन होगा, द लाइन ऑफ द नेचुरल लेंथ, है ना। So reference line is the line of the zero gravitational, zero potential energy. So now today what we are going to understand is the most important thing, work energy theorem, है ना। अभी आपने देखा कि सर आपने पहले स्टार्ट क्या किया था, what I have started earlier, I started work, we knew how to calculate work, then we understood about the energy, what kind of energy, potential energy, kinetic energy is anyways understood to you, है ना। So kinetic energy and potential energy, potential energy में हमने देखा two potential energies are important, gravitational potential energy and the spring potential energy as of now. So we have seen the derivations of both the potential energy, वो भी हमने देखा। अब पोटेंशियल एनर्जी देख लिया, वर्क देख लिया, अब एनर्जी और वर्क में कुछ तो रिलेशन होगा, तो वही थ्योरम क्या कहलाता है, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो इसका स्टेटमेंट सिंपल सा है, द नेट वर्क डन प्रोड्यूस्ड on the body or a system is always equal to the change in kinetic energy, है ना, is always equal to the change in kinetic energy। मतलब ये कि नेट वर्क डन जो होती है it is always equal to change in kinetic energy। like suppose अभी नेट वर्क डन में कौन कौन से वर्क डन पॉसिबल है, पॉसिबल है अपना वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, है कि नहीं, प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय, और क्या हो सकते हैं, स्यूडो भी ले लेते हैं, चलो, इफ यू आर ऑब्जर्विंग इट फ्रॉम अन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एनी डिफरेंट वर्क डन स्टिल लेफ्ट, कुछ नहीं, इतने ही तो हो सकते हैं पॉसिबल वर्क डन, क्योंकि ये स्केलर्स हैं तो हम सिंपली ऐड कर दें, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय सूडो इफ यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यही है जनरल एक्सप्रेशन। अभी जनरल एक्सप्रेशन को तोड़ तोड़ के हम लोग समझते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड इन डिटेल क्या है इस जनरल एक्सप्रेशन का पूरा ब्रेकआउट एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट। देखो ये चीज तुम्हें पता होना चाहिए, दैट द नेट वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये चीज, ये चीज, ठीक, ऐसा। अब ध्यान से देखो तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसमें केसेस लेते हैं, केसेस क्या करते हैं, एक एक करके उड़ाते जाते हैं। तो चलो केस वन क्या एज्यूम करेंगे, ऑब्जर्वर इज एट नॉन एक्सेलरेटिंग frame of reference, that means a equal to 0, a frame of reference is 0, so what will end, f pseudo will become 0, so f pseudo will become 0 because you are observing the complete body from a frame whose acceleration is 0, so f pseudo is 0, that means work done pseudo is 0. So what is the next then what kind of expression it is coming now, work done conservative plus work done non conservative plus work done external, है ना, is there anything else, nothing, है ना, so this is equal to k final minus k initial. So after case 1 what we have seen that the work energy theorem has reduced to this, बस नोटिस करते जाओ कि हो क्या रहा है, चेंज क्या हो रहा है। अब ध्यान से देखो केस 2 करते हैं, आ जाओ केस 2 में इमेजिन कर लेते हैं दैट देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, इमेजिन कर लेते हैं देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, सो व्हाट इज जीरो नाउ, एफ एक्सटर्नल इज 0, अच्छा एफ एक्सटर्नल इज 0, सो व्हाट इज जीरो नाउ, वर्क डन एक्सटर्नल इज 0, and once work done external 0 becomes, then the expression comes out to be work done conservative plus work done non conservative is equal to
के फाइनल माइनस के इनिशियल। जस्ट सी दी ब्रेकआउट, क्या वेरिएशंस इसमें पॉसिबल हैं। ऐसे आता है कि नहीं बेटा? ठीक, अब आओ नेक्स्ट केस 3। अब क्या कर देते हैं, नो या फ्रिक्शनलेस सरफेस फॉर फ्रिक्शनलेस मीडियम, फॉर फ्रिक्शनलेस मीडियम, है ना? सो फॉर फ्रिक्शनलेस मीडियम व्हाट विल हैपन, फोर्स फ्रिक्शन मतलब फोर्स नॉन कंजर्वेटिव, दैट इज नथिंग बट फ्रिक्शन, एक ही तो फोर्स है, फ्रिक्शन बिकम्स जीरो। वाई? बिकॉज फ्रिक्शनलेस सरफेस है। फ्रिक्शनलेस सरफेस मतलब क्या जीरो हो गया? टेक्निकली दोज हु नो अबाउट फ्रिक्शन दे नो दैट इट्स म्यू दैट बिकम्स जीरो। So the coefficient of friction is suppose zero. The surface is frictionless, so friction is zero. If friction is zero, then what happens? Work done by non-conservative force, and that is nothing but one and only friction is zero. So work done by friction is zero. ठीक, आ जाओ. Then what happens now? That was the last segment which you can do. The equation comes to be work done conservative is equal to k final minus k initial. यही तो है last variation, है ना? ठीक, तो यही है वो लास्ट वेरिएशन, वर्क डन कंजर्वेटिव इज के फाइनल माइनस के इनिशियल। अब देखो, है ना, ये बात समझ में आती है। अच्छा, एक चीज इसमें और देखो, अगर आपको पता हो, पता क्या हो, मैंने बताया दैट वर्क डन कंजर्वेटिव इज नथिंग बट इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। सो वंस यू कीप दिस हेयर, तो इन द प्लेस ऑफ दिस आई कैन राइट ना, इन द प्लेस ऑफ दिस आई कैन राइट हाउ मच, u इनिशियल माइनस u फाइनल। सो ये एक्सप्रेशन को क्या मैं ऐसे भी लिख सकता था, वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव प्लस u इनिशियल माइनस u फाइनल इज k फाइनल माइनस k इनिशियल। सो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, दैट वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव इज नथिंग बट k फाइनल प्लस u फाइनल माइनस k इनिशियल प्लस u इनिशियल, एंड दैट इज ऑल्सो E फाइनल माइनस E इनिशियल। इसी को कौन सा बोलते हैं बेटा? मैकेनिकल एनर्जी, है ना? सो मैकेनिकल एनर्जी, सो द डिफरेंस। वेलकम टू टैक्योन। और हम क्या कर रहे थे, हम वर्क एनर्जी थ्योरम कर रहे थे क्या सर, है ना? तो वर्क एनर्जी थ्योरम कर रहे थे, तो वर्क एनर्जी थ्योरम में हमने कुछ इक्वेशंस देखी थी, तो इस इक्वेशंस को ही देख रहे थे। तो देखो हमने क्या क्या इक्वेशन देखा, एक बार मैं लिख देता हूं। देखो, एक बार इक्वेशन क्या बन सकता है, वर्क डन एक्सटर्नल प्लस वर्क डन कंजर्वेटिव, इसको खेलने आना चाहिए बेटा, वर्क डन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। कब होता है? जब आप वर्क डन सूडो क्या लेते हैं, जीरो। वर्क डन सूडो इज जीरो। ठीक, अब यहां ध्यान से देखो, फिर अगर इक्वेशन कोई और बनाना हो तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, देखो तो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, वर्क डन एक्सटर्नल प्लस वर्क डन कंजर्वेटिव की जगह यू इनिशियल माइनस यू फाइनल प्लस वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव इज के फाइनल माइनस के इनिशियल। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, वर्क डन एक्सटर्नल प्लस वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव इज नथिंग बट के फाइनल प्लस यू फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस यू इनिशियल। तो बस ऐसे ही मैं मॉडिफिकेशंस करके दिखा रहा हूं तुम्हें कि वर्क डन एक्सटर्नल प्लस वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव। अच्छा, हमें पता है दैट वर्क डन कंजर्वेटिव इज यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, तो एक एक्सप्रेशन ऐसा लिख सकता है कोई। अच्छा, क्या ऐसा भी लिख सकते हैं, वर्क डन कंजर्वेटिव, ये सब हम लोगों ने देख लिया ना, वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव इज हाउ मच, के फाइनल माइनस के इनिशियल। और लास्ट वाला क्या था, वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव, सॉरी वर्क डन कंजर्वेटिव इज यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, है ना? और देखो इसमें क्या था, इस वाले एक्सप्रेशन में क्या क्या जीरो है, वर्क डन एक्सटर्नल भी जीरो है और वर्क डन सूडो भी जीरो है। ठीक, अच्छा, इसमें क्या है, इसमें सारी चीजें जीरो है, कौन कौन से, वर्क डन एक्सटर्नल कॉमा वर्क डन सूडो कॉमा वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव सब। मतलब मान लो, ये लास्ट एक्सप्रेशन पे ध्यान से देखो, दिस लास्ट एक्सप्रेशन, है ना, व्हाट इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बॉडी। ठीक है ना? तो चलिए अब हम समझते हैं इसको।
if only conservative force, if only conservative force is acting on body, तो क्या होगा? So if only conservative force is acting, so what is the expression? Work done. Conservative is U initial, initial potential energy minus final potential energy. अच्छा, so this is the equation. Work done conservative is U initial minus U final, and this is nothing but equal to K final minus K initial. तो क्या दिखता है बेटा? U initial plus K initial is equal to U final plus K final. अरे वाह, इसी को क्या बोलते हैं? इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी. अब ये बात समझने लायक है that if only conservative forces are acting on the body, then the sum of kinetic energy and potential energy will be always constant, है ना? The sum of kinetic energy and potential energy will be always constant, and the sum of kinetic energy and potential energy, as I have told you earlier also, it is also called as mechanical energy. So the mechanical energy is कांस्टेंट, है ना? सो इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्स इज एक्टिंग. अब इस फॉर्मूला को ना समझना बहुत जरूरी है, ठीक है? इफ यू आर स्टडिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, दिस माइट ट्रबल यू, बट जो जानते हैं वो इस खेल को समझते हैं. जिसको नहीं आता मैं उसको समझाता हूँ इस फॉर्मूला का एक्चुअल में सेंस क्या होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट काइनेटिक एनर्जी एंड द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? ओके, अब बात को समझो. देखो, मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है. अच्छा, कांस्टेंट भी इसलिए क्यों है? क्योंकि फ्रिक्शन नहीं लग रहा, तो ऑब्वियसली एनर्जी कांस्टेंट होगी. अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से. एग्जाम्पल से जैसे मान लो कि किससे समझ ले, ग्रेविटी से ही समझ लेते हैं. तो चलो ग्रेविटी से समझते हैं. तो ग्रेविटी कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव? ग्रेविटी कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है. तो चलो ग्रेविटी के सेंस से समझते हैं. तो चलो 3 लाइंस बनाते हैं. देखो, जैसे समझते हैं बेटा. देखो, यहां पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है. 3 जगह है ब्लॉक के. एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां. ठीक, मान लो ऊपर से इसको रिलीज किया गया, यहां से इसको रिलीज कर दिए और ये गिर रहा है. रिलीज कर दिए तो किधर आएगा? ये नीचे या ऊपर? अगर इसको रिलीज करेंगे तो नीचे आएगा, और जब नीचे आएगा तो इसकी क्या चेंज होगी? काइनेटिक एनर्जी. अब ध्यान से देखो, इसी को समझना है. देखो होता क्या है. नाउ इफ आई आस्क यू, जैसे ध्यान से सुनना, एक एक चीज को समझो. कि मान लो ये वाली पोजीशन है, इस वाले पोजीशन ए, इस वाले पोजीशन बी, इस वाले पोजीशन सी. अगर ब्लॉक को सी पोजीशन से रिलीज किया तो वो ए पोजीशन पर आएगा, तो उसके पास क्या आ चुकी होगी? तब तक उसके पास क्या आ चुकी होगी? काइनेटिक एनर्जी. तो गिरेगा तो उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा ना. बट कोई तुमसे पूछेगा ये काइनेटिक एनर्जी आया कहां से? ये काइनेटिक एनर्जी आया कहां से? तो तुम बोलोगे कि जब ये ब्लॉक सी से ए पहुंचा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई या इंक्रीज हुई? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई या इंक्रीज हुई? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई, क्योंकि हाइट में नीचे आया. सो द डिक्रीज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है, सुनना ध्यान से, इसके पास काइनेटिक एनर्जी कहां से आई? जितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सी से ए आते वक्त डिक्रीज हुआ, उतना सेम अमाउंट कहां चला गया? काइनेटिक एनर्जी के चेंज में. तो यहां से यहां आया तो क्या लिखेंगे? डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल potential energy has actually gone into the increase in kinetic energy. अच्छा, what is the decrease in the gravitational potential energy? ये है ना, देखो UC minus UA, है ना. an increase in kinetic energy is KA minus KC. और C कैसा पोजीशन है हमारे लिए? इनिशियल. और A कैसा पोजीशन है? फाइनल. क्या वही चीज लिख दिया वापस मैंने? देखो, U इनिशियल माइनस U फाइनल इज इक्वल टू K फाइनल माइनस K इनिशियल. अरे वही तो है. U इनिशियल प्लस K इनिशियल इज U फाइनल प्लस K फाइनल. कहने का मतलब ये है, कोई तुमसे अगर पूछे कि कहां से आई वो काइनेटिक एनर्जी, तो तुम बोलोगे कि इस
इसमें बॉडी में कौन सी एनर्जी थी? बॉडी में इसमें पोटेंशियल एनर्जी थी। जैसे वही चीज मैं दिखाता हूं, देखो ये कोई मार्कर है, इस मार्कर को मैं यहां से छोड़ रहा हूं, सो व्हेन इट फॉल्स इन माय हैंड इट हैज सम काइनेटिक एनर्जी। वो आई कहां से? यहां पे जब ये मार्कर था, सो विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम दिस हैड पोटेंशियल एनर्जी mgh। नाउ दैट कंप्लीट mgh गॉट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो ये जब बॉटम मोस्ट पोजीशन पे आएगा तो वो सारा का सारा mgh किस में कन्वर्ट हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में। तो क्या लिखेंगे? अब देखो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, अगर यहां से देखेंगे तो चलो क्वेश्चन हम लोग नहीं फिलहाल सॉल्व करते, इसका अंडरस्टैंडिंग को समझते हैं, ठीक। एंड व्हाट वाज इट्स इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी? mgh। तो अगर हम लोग इस वाले इक्वेशन को देखें तो क्या लिखेंगे? डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, मैग्नीट्यूड देखना, और इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर। तो v कितना हो जाएगा? √2gh। अरे ये आपको पता भी होगा, है कि नहीं? सो दिस इज वन टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑल्सो, है कि नहीं? अब एक बात समझो, तो मैं जो तुमसे पूछ रहा हूं वो बताना कि जब नीचे आ रहे हैं तो कौन सी एनर्जी घट रही है? पोटेंशियल एनर्जी घट रही है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। अच्छा, मान लो इस इंस्टेंट पे पोटेंशियल एनर्जी हो चुकी है यूबी और काइनेटिक एनर्जी हो चुकी है केबी। क्या हम ये कह सकते हैं कि यूए प्लस के ए और यहां पे यूसी प्लस के सी हमेशा क्या रहेंगे? ये हमेशा इक्वल इक्वल होंगे ना। मतलब यूसी प्लस के सी इज इक्वल टू यूबी प्लस के बी इज इक्वल टू यूए प्लस के। मतलब क्या होता है? जब नीचे आता है तो पोटेंशियल एनर्जी घटता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी घटती है, बट काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और ये दोनों का एडिशन हमेशा कांस्टेंट बना रहता है ना। और यहां आते आते क्या हो जाता है? टोटल पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाता है? काइनेटिक एनर्जी में। सो ये अंडरस्टैंडिंग है द पोटेंशियल एनर्जी, द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इन ग्रेविटी। इसी चीज को अगर हम लोग स्प्रिंग में समझे, आइए देखिए, इसी चीज को अगर हम लोग स्प्रिंग में समझे तो देखो नेचुरल लेंथ पे जब स्प्रिंग रहती है तो इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है? 0, है ना। नेचुरल लेंथ पे जब रहता है स्प्रिंग तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है वो 0। मान लो मैंने इसको स्ट्रेच कर लिया कुछ डिस्टेंस ए तक, मतलब अगर ये नेचुरल लेंथ वाला डिस्टेंस 0 है तो ये वाला हो गया x इक्वल टू ए। अब यहां पे मैंने स्ट्रेच करके ब्लॉक को ले आया, है ना। नाउ अब मैंने यहां ब्लॉक को होल्ड किया हुआ है, व्हाट इज दिस ब्लॉक कैरिंग राइट नाउ? यहां पे इसको मैं रिलीज करने वाला हूं। सो विल दिस ब्लॉक मूव और नॉट मूव? इट विल मूव ना, इट विल मूव टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। व्हाई? क्योंकि इसके पास जब आप यहां पे पकड़ के रखा हुआ आपने तो इसके पास क्या स्टोर्ड है? इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है ना। एंड इसके पास अभी पोटेंशियल एनर्जी है, बट काइनेटिक एनर्जी 0 है ना, क्योंकि उसको पकड़ के रखा हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0 है। तो वही चीज मैं यहां भी कहता हूं, ध्यान से सुनना। मान लो 3 पोजीशन है, ए बी सी से मैं रिलीज करने वाला हूं, तो सी पोजीशन पे व्हाट इज द टोटल एनर्जी? U प्लस के, है ना। सो द टोटल एनर्जी, बट हेयर टोटल एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, सो दिस मस्ट बी द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ना। जब काइनेटिक एनर्जी 0 होगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। अब यहां से जब ब्लॉक रिलीज होती है इस डायरेक्शन में आ रहा है तो क्या घट रहा है और क्या बढ़ रहा है? अगर ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में जा रहा है तो स्प्रिंग में क्या हो रहा है? इलोंगेशन कम हो रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? कम हो रही है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। इधर से इधर आते आते यहां तक जब पहुंचेगा वो, तो कंप्लीट पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। इसका मतलब क्या हुआ? वो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? वो टोटल एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी था वही किस में कन्वर्ट हो चुका है? काइनेटिक एनर्जी में, है ना। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी हो चुकी है? U, और U की वैल्यू कितनी है? U मैक्स। मतलब यहां पे जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी थी वो यहां आते आते क्या हो चुकी है? 0। तो वो गया कहां? वो कन्वर्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी में। तो अभी भी यहां पे अगर तुम टोटल एनर्जी जोड़ेगा तो U प्लस के करेगा, तो U कितना है यहां पे? U हो गया 0 और K की वैल्यू कितनी हो गई? U मैक्स। देखो मैच करी, ठीक। अब बात करो, समझो यहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो चुकी है? मैक्सिमम है। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी है? मैक्सिमम है। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम, तो इससे रुकेगा थोड़ी, ये इधर भागेगा ना, इधर भागेगा तो अब क्या होगा? अब ये ब्लॉक जब इधर आएगी तो क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कम होगी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। और यहां आते आते क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 0 और पोटेंशियल एनर्जी अगेन क्या हो जाएगा? मैक्सिमम।
ठीक है ना। तो आप ये बात को समझें that how kinetic energy and potential energy are interacting with each other. Every spring stores potential energy when it is elongated और compressed. Elongated मतलब नेचुरल लेंथ से अगर आगे ले जाओगे तभी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता है, और नेचुरल लेंथ से अंदर लाओगे तभी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता है. एंड व्हेन यू रिलीज फ्रॉम दैट पोजीशन देन व्हाट विल हैपन, द पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी, है ना, इस तरीके से. हाँ, एवरीवेयर द टोटल एनर्जी मस्ट बी कांस्टेंट, मतलब के ए प्लस क्या यू ए मस्ट बी इक्वल टू के बी प्लस यू बी मस्ट बी इक्वल टू के सी प्लस यू सी. ये तभी हो सकता है व्हेन ओनली कंजर्वेटिव फोर्स आर एक्टिंग. तो यहां पे कौन सा फोर्स लग रहा था, कंजर्वेटिव फोर्स इज एक्टिंग, है कि नहीं. तो ये खेल समझ में आता है मुझे, ठीक है. सो यू विल ऑब्जर्व दिस. अब यहाँ पे ध्यान से अगर हम लोग देखें तो पोटेंशियल एनर्जी का सेंस अगर आपको आ चुका है, तो वही चीज अगर हम लोग देखें तो ग्रेविटी के सेंस में भी आप देखेंगे तो ऊपर से नीचे आ रहा था. क्या हो अगर किसी ब्लॉक को मैं ऊपर फेंकूं वेलोसिटी v से, तो क्या होगा, ये कहीं जाके रुक जाता है ना ऊपर जाकर, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है. क्यों हो जाती है जीरो, क्योंकि ये टोटल काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो चुका है. अब यहां पहुंचते पहुंचते ये जो काइनेटिक एनर्जी थी इसके पास वो कितनी थी, हाफ एम वी स्क्वायर. अब ये काइनेटिक एनर्जी ऊपर जाता है तो कम होता है या घटता है, मतलब बढ़ता है. व्हेन यू मूव अपवर्ड्स द काइनेटिक एनर्जी घटता है. सो द डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली गोज इनटू द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी. सो यहां पहुंचते पहुंचते अगर इसे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, मींस द डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी हैज एक्चुअली ट्रांसफर्ड इनटू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी. अब ध्यान से देखो तो ये क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है ना बेटा, and what is this, this is final kinetic energy, that is zero. What is initial potential energy, initial potential energy is suppose zero, and what is that final potential energy, I am not knowing it. तो क्या लिखेंगे, decrease in kinetic energy कितना होगा, decrease half m v square, है ना, मतलब ऐसे लिखते हैं decrease को, u initial minus u final, और increase in, अच्छा decrease in kinetic energy है ना, क्या लिखेंगे, k initial minus के इनिशियल माइनस के फाइनल, और इंक्रीज इन पोटेंशियल यू फाइनल माइनस यू इनिशियल. अब देखो डिक्रीज क्या, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जीरो, यू फाइनल इज हाउ मच, यू माइनस इनिशियल कितना था, जीरो. तो यू की वैल्यू कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, है ना. एंड ये हाइट अगर h गया है तो हमें पता है कि u की वैल्यू ही कितनी होती है, एम जी एच. तो ये m और m कट जाएगा तो v कितना आ जाएगा, रूट टू जी एच. समझने वाली बात है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है. जो भी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुई है इस यहां से यहां तक आने में, दैट डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी हैज गॉन नोवेयर, इट हैज मूव्ड टुवर्ड्स द इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी, है ना. अगर यहां पे ब्लॉक जाता है तो वापस आता है ना, फिर लौट कर वापस भी आता है, तो वही वापस पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है ना. सो दिस इज द थिंग, दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, है ना. तो ये चीज आपको समझना है, हाउ टू रिलेट काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, है ना, why how they are interacting. Whenever a body has potential energy, that means it should move under the effect of that force, है कि नहीं. अगर उस फोर्स के इफेक्ट पे छोड़ दिया जाए तो मूव करेगा, एंड इफ इट इज नॉट हैविंग पोटेंशियल एनर्जी तो उसको छोड़ दो तो एज इट इज रहेगा, ठीक है ना. सो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में आई होप यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस. सो दैट वाज इट. इसको हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में. टिल देन टेक केयर, बाय, जय हिंद.